अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। आज हम इसका फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि है वेव फ्रंट से रिलेटेड। तो चलें अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जा रहे हैं फिज़िकल ऑप्टिक्स को पढ़ने, लेकिन फ़िज़िकल ऑप्टिक्स को डिस्क्राइब करने से पहले हम चलते हैं और थोड़ा सा पीछे और लाइट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे लाइट को डिफ़ाइन किया गया है कि असल में हम लाइट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लाइट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट स्टूडेंट्स एनर्जी की एक शक्ल है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस the sensation of vision is called light। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी आंख किस तरह से काम करती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी पड़ती है और वो रोशनी उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, तो हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाती हैं जिसे हमारा माइंड प्रोसेस करके हमें दिखाता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उस वक्त देख सकते हैं जब रोशनी मौजूद होती है, जब लाइट प्रेजेंट होगी फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, अदरवाइज हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन देती है, यानी इसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास जो साउंड था उसकी मदद से हम लोग सुन सकते थे। तो साउंड भी एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में और फिर हम उसकी मदद से सुन सकते हैं। तो लाइट भी उसी तरह से एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और फिर उसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में सीख चुके थे। तो स्टूडेंट्स लाइट को हम फिर इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब आगे चलते हैं और हम लाइट की नेचर को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लाइट की जो नेचर है ये हमेशा से साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक क्वेश्चन रही है। साइंटिफिक कम्युनिटी डिफरेंट अंदाज से लाइट को डिफाइन करने की कोशिश करती रही और उन्हीं में से एक डेफिनेशन यहाँ पे हमारे सामने लिखी हुई है। जहाँ तक नेचर की बात है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि लाइट एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा सकती है। तो हमारे जहन में जो एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल बनता है, वो ये है कि लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो ट्रैवल किस शक्ल में करेगी, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इस सवाल का आंसर दिया सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन। हाइगन ने 1678 में प्रपोज किया कि हमारी जो लाइट है वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब ये उस वक़्त के हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है, क्योंकि हम लोग वेव को अंडरस्टैंड करते थे डिस्टर्बेंस की शक्ल में जो किसी मीडियम में होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। लेकिन लाइट तो विदाउट एनी मीडियम एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट था इसको समझना उस वक़्त के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था और इसीलिए उस वक़्त कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी इस प्रपोज़ल के सपोर्ट में मौजूद नहीं था जो ये साबित कर सकता कि हमारी जो लाइट है वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। इसीलिए तकरीबन 2 सदियों से भी ज़्यादा अरसा गुज़रा जब हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिसे हम थॉमस यंग के नाम से जानते हैं और उसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया। हम लोगों ने साबित किया कि जब लाइट
ट्रैवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने लाइट की वेव नेचर को इस्टेब्लिश कर लिया कि लाइट जब ट्रैवल करेगी तो वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करेगी, और फॉर्म्स भी हैं और एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो लाइट की नेचर को डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी करने जा रहे हैं वो लाइट की वेव नेचर है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम फिज़िकल ऑप्टिक्स को भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे लाइट को और लाइट की नेचर को और उसकी उन प्रॉपर्टीज़ को जो एसोसिएटेड हैं विद इट्स वेव नेचर। तो फिज़िकल ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं लाइट की वो प्रॉपर्टीज़ जो एसोसिएटेड होती हैं इसकी वेव नेचर के साथ। तो हम लोग फिज़िकल ऑप्टिक्स में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद इट्स वेव नेचर। तो स्टूडेंट्स वेव नेचर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने फिज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे, वेव नेचर को प्रूव भी करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर इसकी बेस पे हम किस तरह से डिफरेंट फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि लाइट फिर अगर वेव की शक्ल में ट्रैवल करेगी तो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं जब मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी सुना था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो वो ट्रैवल करती है बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट भी जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है तो उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में होती है, वो ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की होती है जिसके रिजल्टेंट के तौर पे लाइट जनरेट होके ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हमें इलेबोरेट करना है कि मैकेनिकल वेव्स के अंदर अगर हम उसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। जब ट्रांसवर्स वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो हमें पता है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाती हैं, और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जाती हैं तो वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाती हैं। अब अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या ये जो लाइट है जब ये ट्रैवल करेगी तो क्रस्ट ट्रफ होंगे या कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस होंगे या कोई एक नई डिफरेंट एंटिटी होगी जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर करें कि हमारे पास एक पूल ऑफ वाटर है। उस पूल ऑफ वाटर के अंदर वाटर बिल्कुल स्टैग्नेंट स्टेट के अंदर मौजूद है, पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। अगर हम उसके अंदर क्या करें कि कोई भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, हम कोई पत्थर उसके अंदर फेंक दें या कोई पेन या कोई इस तरह की चीज़ उसके अंदर डिप करें, तो क्या होगा कि एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी और वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करते 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 हर डायरेक्शन में आगे की तरफ जाना शुरू कर देंगी। अब इन वेव्स को, ये जो वाटर की वेव्स बन रही हैं, ये सिर्फ वाटर के अंदर ही मौजूद रह सकती हैं क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं और वाटर है इनका मीडियम जिसके अंदर ये वेव्स प्रोड्यूस होकर आगे की तरफ जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इमेजिन करें तो इसके अंदर हमारे पास जो क्रिएट होंगे वो क्रस्ट और ट्रफ होंगे, और वो क्रस्ट और ट्रफ ग्रेजुअली अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अवे मूव करते चले जाएंगे, दूर 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 मूव करते चले जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्दर अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइट के केस में भी। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट किसी भी सोर्स से जनरेट होती है और वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है क्योंकि इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसलिए ये 3 डायमेंशन में स्पेस के अंदर हर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी वाटर वाली एग्जाम्पल को हम लोग इलेबोरेट करें और इसको 3 डायमेंशंस के अंदर लेके जाएं तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक
पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। पॉइंट सोर्स का मतलब है बिल्कुल छोटा सा एक ज़ीरो डायमेंशन वाला पॉइंट है जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है और वो 3 डायमेंशन में हर जगह पे फैलती चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वाटर की वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ मूव करते करते आगे की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे भी इसी तरह से जो डिस्टर्बेंस है वो भी मूव करते करते हर डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा, अगर आप वाटर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो सर्कल्स के फॉर्म में क्रस्ट या ट्रफ जो हैं वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अवे मूव करते हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है। तो अगर लाइट के केस में हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो फिर वो सर्कल नहीं होगा, फिर वो स्फीयर होगा, और वो पॉइंट सोर्स से हमारे स्फीयर्स हैं जो अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे मूव करना शुरू कर देंगे। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं स्फीयर्स जो अपने पॉइंट ऑफ जनरेशन से अवे मूव कर रहे हैं, हमारी लाइट इन स्फीयर्स की फॉर्म में अवे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन भी देखें तो हमारी बुक की पहली फिगर हमें नज़र आ रही है 9.1, जिस फिगर में हमें दिखाया गया है कि एक पॉइंट सोर्स से जब हमारी लाइट मूव करते हुए आगे की तरफ जाती है तो वो किस तरह से ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स हम इन्हीं स्फीयर्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि लाइट किस तरह से इनसे आगे की तरफ ट्रैवल करती है। हम इन स्फीयर्स को नाम देते हैं वेव फ्रंट्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेव फ्रंट। लाइट हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, जो हमने अभी देखा स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद सरफेस की बात करें तो क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो हम इसको वाटर के कंपैरिजन में देख सकते हैं कि जिस तरह से वाटर के केस में रिपल्स थी, वेव्स थी, उनमें क्रस्ट जो थे और ट्रफ जो थे वो अवे मूव करते जा रहे थे। जो एक क्रस्ट होता है या एक ट्रफ होता है, अगर हम उसके पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स का जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होता है। जैसे अगर हम एक सर्कुलर क्रस्ट की बात करें तो उसमें सारे के सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर मौजूद होंगे, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मौजूद होंगे और वही आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। यानी वहाँ पे जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होती है वो सब की सेम होती है, या जो उनकी फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होती है। तो इसी तरह से अगर 3 डायमेंशन में स्फीयर्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास जो फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होंगी। तो फिर हम वेव फ्रंट्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, सच अ सरफेस on which all the points have same phase of vibration is known as wave front। वेव फ्रंट हम उस सरफेस को कहते हैं जिस सरफेस पे हमारे तमाम पॉइंट्स का जो फेज़ ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होता है। जैसे हमने देखा कि मैकेनिकल वेव में और इसमें, यहाँ पे और मैकेनिकल वेव में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन लाइट के केस में जो ऑसिलेट कर रही होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अब अगर इस फिगर को हम फर्दर इलेबोरेट करें तो हमने देखा था फिगर 9.1 में कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स मौजूद है तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल फॉर्म में हमारे पास इस तरह से वेव फ्रंट्स बनेंगे जो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कंटिन्यूसली अवे मूव करते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लाइट है
उसकी स्पीड कांस्टेंट है वैक्यूम के अंदर, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाती है और हम लोग जानते हैं कि उस स्पीड को c के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स सपोज अगर हम किसी भी वेव फ्रंट का डिस्टेंस उसके ओरिजिन से कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इस वेव फ्रंट का डिस्टेंस इस ओरिजिन से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये तो रेडियस है हमारे पास इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का, और हमें पता है कि एक फॉर्मूला जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं वो s इज़ इक्वल टू वी टी के इक्वल होता है। और इस केस में हमारे पास ये जो वेव फ्रंट हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसके रेडियस को r के साथ रिप्रेजेंट करें तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, हम इसको r लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमेशा स्मॉल c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम इस वेव फ्रंट को रीजन से यहाँ तक आने में लगे अगर वो t हो तो हम इस तरह से r इज़ इक्वल टू सी टी, ये हम किसी भी वेव फ्रंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि ओरिजिन से हमारे पास मौजूद है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ है जिसे हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कैलकुलेशंस में और अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट में एक टर्म यूज़ होती है जो वेव फ्रंट का साथ देती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले रे ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होती है और वो वेव फ्रंट के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा ज़रा, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के सेंटर से मूव करते करते बाहर की डायरेक्शन में जा रही है, और फिर मैं उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पे एक एरो हेड भी लगा देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप इस लाइन को देखें और किसी भी वेव फ्रंट के सरफेस को देखें तो ये उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये 90 का एंगल बना रही है, जैसे यहाँ पे देखते हैं 90 का एंगल बना रही है, यहाँ पे देखते हैं 90 का एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है ये नॉर्मल लाइन है, और अगर आप देखें क्या ये इस केस में इस पॉइंट से आगे जाते हुए हमारी लाइट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को भी बता रही है या नहीं। तो हम देखते हैं ये तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर नॉर्मल होती है और ये हमारी लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को शो कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसे रे ऑफ लाइट को यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या है, अ लाइन normal to the wavefront showing the direction of propagation of light is known as a ray of लाइट। तो स्टूडेंट्स अगर आपने किसी भी पॉइंट पे वेव फ्रंट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को डिस्प्ले करना हो तो वो एक रे की शक्ल में दिखाई जा सकती है, जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और रे हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी हमेशा हमारे वेव फ्रंट के साथ। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और फर्दर इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास लाइट हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, हमने उन वेव फ्रंट्स को देखना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स को। Types of wavefronts. Students, basically there are two types of wavefronts.
एक वेव फ्रंट वो होता है जो हमारे पास कम्प्लीटली लार्जली एक बड़े स्केल पे देखा जाता है, और जो पॉइंट सोर्स है उस पॉइंट सोर्स के करीब हम उसको देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो वेव फ्रंट होता है, इस तरह का जो वेव फ्रंट होता है, हम उसे नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट का। हम यहाँ पे उसको ड्रॉ भी करते हैं और उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि पॉइंट सोर्स के करीब ही मौजूद किसी वेव फ्रंट की, जैसे कि हमें इस फिगर के अंदर नज़र आ रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं जो हमारे पॉइंट सोर्स से बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये हमें सफ़ियर्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। छोटा सफ़ियर होता है, जैसे जैसे दूर चलता चला जाता है इस सफ़ियर का साइज़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन ये जो सरफेस है ये रहती सफ़ियर ही है। तो जो इस तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का। तो हम इन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं, द वेव फ्रंट्स क्लोज टू द पॉइंट सोर्स which propagate in the form of spheres are called spherical वेव फ्रंट्स। स्टूडेंट्स ये उस तरह के वेव फ्रंट्स हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और ये सफ़ियर्स की शक्ल में ही पॉइंट सोर्स से अवे मूव करते चले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का। जो दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसे हम लोग नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। अब स्टूडेंट्स ये प्लेन वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, हम इन्हें ज़रा देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इस वेव फ्रंट को देखें तो जैसे जैसे वेव फ्रंट अवे मूव करता चला जा रहा है अपने पॉइंट सोर्स से, वैसे वैसे उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है, उसका रेडियस बड़ा होता जा रहा है, उसका कर्वेचर चेंज होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें इसी को फर्दर आगे की तरफ लेके जाएं, अगला वेव फ्रंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएगा और फिर उससे अगला वेव फ्रंट इस तरह से आएगा। वेव फ्रंट्स आगे 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 चलते चले जाएंगे, और अगर हमारे पास कोई ऐसा वेव फ्रंट है जो अपने पॉइंट सोर्स से बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद है, तो इतने ज़्यादा फासले पे मौजूद वेव फ्रंट का अगर हम कोई थोड़ा सा हिस्सा भी कंसीडर करें, लेट्स सपोज हम इसी वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमें इन दो लाइंस के दरमियान ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स हम इस हिस्से को, ये जो छोटा सा हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, इस हिस्से को कंसीडर करते हैं तो ये हिस्सा हमें एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नज़र आ रहा है, और अगर हम इसे 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये हमें एक प्लेन की शक्ल में नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद प्लेन शक्ल में मौजूद है। तो इस तरह का वेव फ्रंट जो है हमारे पास वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है, जिसमें कर्व ना होने के बराबर हो बल्कि वो एक सिंगल प्लेन की शक्ल में हो। तो फिर स्टूडेंट्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स प्लेन वेव फ्रंट को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, large distance from a point source, a small portion of wavefront is regarded as a plane wavefront।
तो स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत ज़्यादा फासले की बात करें और वहाँ पे जाके किसी वेव फ्रंट को देखें तो वो वेव फ्रंट फिर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट की शक्ल में हमें नज़र आता है, जैसे कि हमारी बुक की फिगर के अंदर हमें दिखाया गया। अब स्टूडेंट्स, इसी प्लेन वेव फ्रंट के साथ हम रेज ऑफ लाइट को भी एसोसिएट कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर हम ये देखें कि जो सन से आने वाली लाइट है जब हमारे तक पहुंचती है तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो सन से हमारे तक पहुंचते पहुंचते जो वेव फ्रंट हैं वो इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं कि जितना उसका पोर्शन हमारी अर्थ के ऊपर टकराता है वो पोर्शन जो है वो स्फेरिकल नहीं बल्कि वो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में हमारे तक पहुंचता है। तो आप प्लेन वेव फ्रंट की एग्जांपल में इसको भी लिख सकते हैं कि द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। और स्टूडेंट्स, फिर अगर इस प्लेन वेव फ्रंट से बनने वाली रेज को हम लोग डिस्कस करें तो अगर हम प्लेन वेव फ्रंट्स की बात करते हैं तो जैसे हमारी बुक की फिगर में भी हम लोगों ने देखा कि अगर ये हमारे पास लाइट है जो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में नज़र आ रही है, तो अगर इसमें बनने वाली रेज ऑफ लाइट को भी हम लोग डिस्कस करें, हमने कहा था कि रे ऑफ लाइट एक ऐसी लाइन होगी जो नॉर्मल होगी किसी भी प्लेन के ऊपर। तो इस पे अगर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये रे ऑफ लाइट कंसीडर होती है। इसी तरह से ये भी जो लाइन हमें नज़र आ रही है ये रे ऑफ लाइट कंसीडर होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों रेज ऑफ लाइट को हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट इस केस में पैरेलल हैं। तो हमें एक और रिज़ल्ट यहाँ से मिला जिसे हमें याद रखना है कि प्लेन वेव फ्रंट्स से बनने वाली जो रेज ऑफ लाइट हैं वो पैरेलल होती हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर हमारे पास मौजूद होंगी तो जो वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे इस केस में वो प्लेन वेव फ्रंट होंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी उठता है और हमारी बुक में किसी आर्टिकल के बिल्कुल आखिर में उसे एक्सप्लेन भी किया गया कि हमारे पास जब हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो वहाँ पे हमें प्लेन वेव फ्रंट्स की ज़रूरत होती है। वो किस लिए होती है हम इस चैप्टर में आगे जाके उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा करीब हो तो हम किस तरह से प्लेन वेव फ्रंट्स बना सकते हैं। तो इसका मेथड हमारी बुक में बिल्कुल आखिर में बताया गया है, वो आपने याद रखना है कि जब भी हम चाहें कि हम किसी तरह से प्लेन वेव फ्रंट बना लें तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। हमें पता है कि एक कन्वेक्स लेंस या जिसे एक डबल या बाय कन्वेक्स लेंस कहते हैं वो कुछ इस शेप में हमारे पास मौजूद होता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे इसका फोकस है इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, और हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे हम एक सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस करते हैं, तो इससे आने वाली रेज़ जब हमारे इस लेंस में से पास करके आगे की तरफ जाती हैं तो ये सारी रेज़ पैरेलल हो जाती हैं, ये बिल्कुल सीधी इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो फिर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से वेव फ्रंट जो हमारे पास बनेंगे हम उनको देखें तो वो प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो इसका आंसर क्या है कि अगर हम लोग लैब के अंदर या किसी भी जगह पे प्लेन वेव फ्रंट्स बनाना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उसको किसी भी कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर प्लेस कर दें। लेंस में से पास करने के बाद जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी और जो वेव फ्रंट्स हमारे पास बन रहे होंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सीखा कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, और हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से लाइट जो है वो ट्रैवल करती है विदाउट एनी मीडियम। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।